नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। इस फैसले पर भड़के अखिलेश यादव, कहा निर्णय तुरंत वापस ले सरकार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने कहा कि सरकारी सेवकों के डीए पर पाबंदी का फैसला सरकार तुरंत वापस ले। उन्होंने कहा कि एक तरफ बिना अवकाश लिए अधिकारी कर्मचारी लोग अपनी जान पर खेलकर सामान्य दिनों से कई गुना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार उन्हें हतोत्साहित कर रही है। पेंशन पर निर्भर रहने वाले बुजुर्गों के लिए तो ये और भी घातक निर्णय है। इससे पहले सपा प्रमुख ने एक और बयान में कहा कि भाजपा सरकार द्वारा प्रशंसित मॉडल कामयाब नहीं हो रहे हैं। कोरोना संकट के समय सरकार को मजदूरों और गरीबों के इलाज, भोजन और आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। सुध लेने के बजाय उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। सपा प्रमुख ने कहा कि जहां जनता कोरोना को हराने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं भाजपा सरकारी ईमानदारी से काम करने के बजाय राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है का फैसला सरकार तुरंत वापस ले। एक तरफ बिना अवकाश लिए अधिकारी कर्मचारी लोग अपनी जान पर खेलकर सामान्य दिनों से कई गुना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार उन्हें हतोत्साहित कर रही है। पेंशन पर निर्भर रहने वाले बुजुर्गों के लिए तो ये और भी घातक निर्णय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सरकार पर प्रियंका गांधी ने कसा तंज, कहा कोरोना की जांच में पारदर्शिता हो, सच्चाई छिपाना घातक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस जांच की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए शनिवार को कहा कि इस मामले में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि आंकड़ा और सच्चाई छिपाना घातक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार को पूरी स्थिति का सही जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए ताकि जनता और प्रशासन कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ सके। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में जांच को लेकर काफी लोग चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में पारदर्शिता बड़े काम की चीज है। सर्व समाज और सरकार मिलकर ही इस महामारी को शिकस्त दे सकते हैं। उन्होंने दावा किया, पूरी दुनिया मान चुकी है कि ढंग से और ज्यादा से ज्यादा जांच करना ही कोरोना के रोकथाम की कुंजी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिनों से जांच की संख्या बताना बंद कर दिया है। प्रियंका ने कहा कि जांच को लेकर पूरी तरह पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि जनता को जानकारी मिले और समाज एवं प्रशासन इस महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ पाए। उन्होंने कहा, आंकड़े और सच्चाई छिपाने से यह समस्या और घातक हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार को यह जल्द से जल्द समझना होगा प्रदेश के किस लैब में कितनी जांच हो रही है, सभी लैब की प्रतिदिन जांच की क्षमता क्या है, यह आंकड़ा जनता के समक्ष रखना जरूरी है। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में जांच पूल टेस्टिंग नियमों का पालन करते हुए होनी चाहिए और पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। प्रियंका ने यह भी कहा, पृथकवास केंद्रों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। पृथकवास की अवधि पूरी करके जाने वालों की दोबारा जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, एमएसएमई सेक्टर की हालत सुधारने के लिए बताए 5 उपाय। जी हां दोस्तों, देश फिलहाल चीन से पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस से निपटने की जदोजहद में लगा हुआ है। केंद्र सरकार ने देश में वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू कर रखा है। इस वजह से आर्थिक गतिविधियां तो रुकी ही, तमाम उद्योग धंधे भी रुक गए, क्योंकि मजदूरों की आवाजाही भी रुक चुकी थी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर देश की आर्थिक हालात पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की दुर्दशा की बात उठाई है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में एमएसएमई सेक्टर की सुरक्षा के लिए जांच उपाय की 5 उपाय भी बताए हैं। सोनिया गांधी के मुताबिक एमएसएमई के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के मजदूरी संरक्षण पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए। इसके साथ ही सोनिया ने एमएसएमई के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना का सुझाव भी दिया है। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम उद्योग देश की जीडीपी में 1/3 का योगदान देते हैं एवं हमारे देश में कुल निर्यात में 50% हिस्सा इस सेक्टर का है। एमएसएमई सेक्टर की 6.3 करोड़ इकाइयों में 11 करोड़ से अधिक लोग रोजगार पाते हैं। आर्थिक संकट के इस समय में बगैर मदद की यह सेक्टर बर्बादी की कगार पर आ खड़ा हुआ है। सोनिया ने आगे लिखा है, लॉकडाउन से इस सेक्टर को रोजाना
30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान लगभग सभी MSME के सेल्स ऑर्डर रुक गए हैं, उनका काम पूरी तरह से बंद हो गया तथा उनकी आय पर गंभीर व प्रतिकूल असर हुआ है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनमें काम करने वाले 11 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी छिन जाने का खतरा सर पर मंडरा रहा है, क्योंकि ये MSME उनका वेतन व मेहनताना देने की स्थिति में नहीं है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में इस सेक्टर के लिए 5 उपाय लिखे हैं। उन्होंने लिखा है, सरकार को सर पर मंडराते इस संकट से निपटने के लिए अनेक उपाय करने की जरूरत होगी, अन्यथा भविष्य में आर्थिक संकट और ज्यादा गहरा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कपिल सिब्बल ने PM मोदी से किया आग्रह, कहा CAA NRC छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब नया दौर है। कोविड-19। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि पुरानी बातें छोड़कर विपक्ष और सत्ता पक्ष को देश के आगे बढ़ाने पर गौर करना चाहिए। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर हमला भी बोला और अब तक कोई राष्ट्रीय योजना तैयार नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो कल की बातें हैं, CAA और NRC की बातें हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब नया दौर है। कोविड-19 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है। उन बातों पर गौर करें जहां विपक्ष, सत्ता पक्ष और सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री जी आप सलाह दीजिए, लेकिन कभी कभी कांग्रेस पार्टी की सलाह भी ले लीजिए। कांग्रेस नेता के मुताबिक कोविड-19 के बाद नया हिंदुस्तान बनाना है। हम सब मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएं। उन मुद्दों पर ध्यान दें जो देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। इनमें शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री बताएं कि इन पर उनकी योजना क्या है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं। अगर भारत को आत्मनिर्भर होना है, यह कैसे होगा? हम तो बाहर की कंपनियों पर निर्भर हैं, ज्यादातर कंपनियां तो बाहर हैं। सिब्बल ने कहा, कच्चे तेल का दाम $20 हो गया है और पेट्रोल एवं डीजल की कीमत वही बनी हुई है। आप इसका फायदा जनता को क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि रोकने का उल्लेख करते हुए उन्होंने सवाल किया कि यह कदम क्यों उठाया गया। कपिल सिब्बल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 11 कहती है कि पूरे देश के आपदा प्रबंधन के लिए एक योजना बनाई जाएगी। कोरोना वायरस आया है तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना बनेगी। वो राष्ट्रीय योजना क्या है? 24 मार्च से आज अप्रैल का चौथा हफ्ता हो गया, आज भी कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है। उन्होंने आपदा मोचन अधिनियम 2005 का हवाला देते हुए कहा, इस कानून के मुताबिक एक राष्ट्रीय प्राधिकरण होता है जिसमें 9 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसके तहत एक राष्ट्रीय योजना बनानी होती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार का फैसला, यूपी में 26 लाख राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को झटका, DA DR की नई किस्तें सहित 6 भत्तों पर रोक। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण से जंग लड़ रही राज्य सरकार ने वित्त संसाधनों की तलाश में राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनरों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की नई किस्तों का भुगतान नहीं करने का फैसला लिया है। DA और DR की 3 किस्तों का भुगतान सरकार नहीं करेगी। अब सीधे 1 जुलाई 2021 से नई किस्तों का भुगतान होगा। नगर प्रतिकर सहित आधा दर्जन भत्तों को भी 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस आशय का शासनादेश वित्त विभाग ने जारी कर दिया है। DA, DR और भत्तों की कटौती किए जाने से सालाना करीब 4 से 5 हजार करोड़ रुपए के आर्थिक बोझ से सरकार को राहत मिलेगी। कोविड-19 से जंग के लिए वित्तीय संसाधनों की तलाश में लिया फैसला। केंद्र सरकार द्वारा बढ़े दरों पर 3 DA और DR के भुगतान पर जुलाई 2021 तक रोक लगाने के बाद राज्य सरकार ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल द्वारा जारी शासनादेश में स्पष्ट लिखा है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। राज्य सरकार के राजस्व में भारी कमी आई है और कोविड-19 के रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन की जरूरत है। DA और DR की नई किस्तें अब जुलाई 2021 से राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और कार्य प्रभारित कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 तथा 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते की किस्त भुगतान नहीं किया जाएगा। इसी तरह राज्य सरकार के पेंशनरों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के पेंशनरों को इन तीनों अवधि में महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस अवधि में मौजूदा दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जाता रहेगा।
1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की किस्तों को जारी रखने का निर्णय लिए जाने पर उपरोक्त तीनों महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की किस्तों की दरों को सरकार बहाल करेगी। इस दर को 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होने वाले संशोधित दर में शामिल किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जब तक ग्रीन जोन में ना बदल जाए रेड जोन, तब तक लॉकडाउन से राहत नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन को आज पूरा 1 महीना हो गया है। देश में कोरोना के कम प्रभावित इलाकों को शायद 3 मई को लॉकडाउन से राहत मिल जाए। आज तक के ई एजेंडा पर इस विषय पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और मेदांता अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर नरेश त्रेहन ने विस्तार से जानकारी दी। सत्येंद्र जैन ने कहा कि शुक्रवार रात दिल्ली के कई इलाकों में दुकानों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ज्यादा प्रभावित इलाकों में दुकानों को अभी भी बंद रखा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत देश भर में सिर्फ उन्हीं जगहों पर दुकानें खुलेंगी जहां कोरोना का प्रभाव ज्यादा नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली में 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं, इस पर इतनी जल्दी फैसला लेना सही नहीं होगा। लॉकडाउन को बढ़ाने या खत्म करने पर फैसला 8-9 दिन पहले लेने की बजाय 1-2 दिन पहले लेना ज्यादा बेहतर होगा। शुरुआत में कोरोना के मामले 1 दिन में डबल हो रहे थे। लॉकडाउन के बाद मामले 6-7 दिन में डबल होने लगे। मौजूदा स्थिति में कोरोना के मामले 13 दिन में डबल हो रहे हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहन ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन की वजह से भारत बड़े खतरे का शिकार होने से बचा है। दूसरा, सरकार जिन हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में सोच रही है वो बिल्कुल सही है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही एक जरिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को दिए ये सुझाव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस की टेस्टिंग में पारदर्शिता नहीं बरत रही है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने 2 दिनों से जांच की संख्या को बताना बंद कर दिया है। प्रियंका ने कहा है कि यूपी में पूल टेस्टिंग के नाम से कई दर्जन लोगों के इकट्ठे एक ही किट द्वारा टेस्ट किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि हेल्थ एक्सपर्ट ने इस प्रक्रिया के लिए सख्त नियम तय किए हैं जिनका सही पालन न होने से नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा है कि सरकार को पूल टेस्टिंग के इस्तेमाल में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग को लेकर काफी लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में पारदर्शिता बड़े काम की चीज है। सर्विस समाज और सरकार मिलकर ही इस महामारी को शिकस्त दे सकते हैं। इस संदर्भ में कुछ सुझावों को मैं यहाँ साझा कर रही हूँ। आगे प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि ढंग से और ज्यादा टेस्टिंग के जरिए ही कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिनों से जांच की संख्या को बताना बंद कर दिया है। टेस्टिंग को लेकर पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि जनता को जानकारी मिले और इस बीमारी के खिलाफ समाज और प्रशासन एकजुट होकर लड़ पाएं। आंकड़ों और सच्चाई को छुपाने से समस्या और घातक हो जाएगी। यूपी सरकार को ये जल्द समझना चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि राज्य के किस लैब में रोजाना कितने टेस्ट हो रहे हैं, केजीएमयू सहित प्रदेश के दूसरे जांच घरों की प्रतिदिन की क्षमता क्या है, इसके जनता के पास रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में पूल टेस्टिंग के नाम से कई दर्जन लोगों के स्वाब इकट्ठे एक ही किट द्वारा टेस्ट हो रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इस प्रक्रिया के लिए सख्त नियम तय किए हैं और इसका पालन न करने से नुकसान हो सकता है। सरकार को पूल टेस्टिंग के इस्तेमाल में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और इस बारे में जनता को सही जानकारी देनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिजूल खर्ची रोके सरकार, सेना कर्मचारियों के जले पर ना छिड़के नमक, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महासंकट की वजह से केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को रोक दिया है। इस मामले पर अब कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार कोरोना संकट के बीच जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार की ओर से रक्षा बजट में कटौती कर दी गई है जो कि पूरी तरह से गलत है। एक तरफ तो सरकार रक्षा बजट घटा रही है लेकिन दूसरी ओर अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को रोकने का फैसला नहीं कर रही है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार को इस वक्त सेंट्रल विस्डा प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए जिस पर लाखों करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ाई में होना चाहिए। कांग्रेस की ओर से मांग की गई कि केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों पर जो असर पड़ रहा है वो गलत है। सरकार को कटौती का फैसला वापस लेना चाहिए। इस कटौती से सेनाओं, 15 लाख सैनिकों और लगभग 26 लाख मिलिट्री पेंशनरों के 11,000 करोड़ रुपया काट लिया जाएगा।
कांग्रेस नेता बोले कि मोदी सरकार अपने फिजूल व गैर जरूरी खर्चों को काटने की बजाय सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों व मध्यम वर्ग की आय पर हमला बोल रही है। गौरतलब है कि बीते दिन वित्त मंत्रालय की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को रोकने का फैसला लिया गया। पेंशन धारकों पर भी ये नियम लागू होगा। इसके अलावा सरकार ने सेना से नई खरीद को रोकने के लिए कहा है, जिसकी वजह से राफेल S-400 की खरीद पर इसका असर पड़ सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में भी भ्रष्टाचार, बिहार में जीविका समूह बना अवैध वसूली का केंद्र, नीतीश कुमार के सुशासन पर फिर उठ रहे हैं सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लाख प्रयास के बाद भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस पर विश्वास कर काम में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से जिम्मेवारी सौंपते हैं, वही अपने धंधे में जुट जाता है। राज्य में महिलाओं के उत्थान हेतु शुरू कराए गए गैर सरकारी संस्था जीविका समूह पर भी अब भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि सरकारी कार्य में मिली जिम्मेदारी को जीविका समूह के लोगों के द्वारा आजीविका का साधन बना लिया गया है। इसकी शिकायत बड़े पैमाने पर सामने आने लगी है। लॉकडाउन को देखते हुए बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 3 महीने के लिए फ्री राशन देने और 1000 रुपए देने के लिए ऐलान किया है। ऐसे में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें जीविका समूह से जुड़ी दीदी महिलाओं के रिपोर्ट पर राशन और 1000 रुपए दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं इस महामारी को देखते हुए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द राशन कार्ड बनवाने को कहा गया है। लेकिन इन सभी कार्यों में लगाई गई जीविका समूह की दीदियां अपने धंधे में शामिल हो गई हैं। उनके द्वारा राशन कार्ड बनवाने के क्रम में इस काम के लिए वसूली किए जाने की बात सामने आने लगी है। ऐसी खबरें बिहार के कटिहार जिला सहित कई जिलों से सामने आई हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।